जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स हमने सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करना, यानी हमने एक सिस्टम बनाना है और उसको मैनेज करना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप जो सिस्टम बना रहे हैं वो किन चीज़ों पे मुश्तमिल है और उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या काम करना है। तो इसके लिए स्पेशली हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट्स को देखेंगे सिस्टम को मैनेज करने के लिए, और फिर हम अपने जो आगे जाके हमने नेटवर्क के हिसाब से हमने देखना है कि हमारे सिस्टम को किस तरीके से हम मैनेज कर सकेंगे। तो लिहाजा आज की जी। आउटलाइन में हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिस्टम। स्टूडेंट्स, सिस्टम जो है वो अ, एक ऐसी चीज है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, और ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये मिल के काम कर रहे होते हैं किसी खास टास्क को पूरा करने के लिए। यानी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और हर एक कंपोनेंट अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन ये जब सभी इन कंपोनेंट्स को हम मिला के देखें तो वो एक किसी खास टास्क को पूरा कर रहे होते हैं। तो इस चीज को हम सिस्टम कहते हैं। बाज दफा कोई एक सिंगल कंसेप्ट भी हमारे सामने सिस्टम आ जाता है और ऐसी चीजें भी आ जाती है, लेकिन मोस्टली जब हम बात करते हैं तो फिर हमारे पास ये डिफरेंट कंपोनेंट्स जो किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए काम कर रहे थे। तो ये सिस्टम और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इन्हीं सिस्टम को आपने किसे मैनेज कैसे करना है, ये चीज हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स आर अ कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ कॉमन पर्पस। वही बात आ गई कि ये कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है जिनको इसलिए मुनज्जम किया गया होता है कि उन्होंने कोई काम करना होता है। द वर्ड सिस्टम डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, यहाँ पे ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लफ्ज बोला जा सकता है, या कोई आपने कोई प्लान किया होता है किसी भी चीज के लिए, तो उसके लिए भी, इस प्लान के लिए भी आप सिस्टम का लफ्ज बोल सकते हैं। और समटाइम ये डिस्क्राइब द पार्ट्स इन द सिस्टम, और बाज दफा आपके सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए भी हम उसको काम कह सकते हैं। जैसे हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है। अब कंप्यूटर सिस्टम में आप देखते हैं बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे आपकी रैम है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, ऐसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, सो ऑन, ऐसी सारी चीजें जो है वो ये आपके पार्ट्स हैं, और ये सारी चीजें मिलके आपका एक सिस्टम है। अब अगर इनको सेपरेट देखें तो हर एक चीज, हर एक अपना काम कर रहा है, लेकिन कंबाइंड इनको हम देखें तो ये सारे एक खास मकसद को, एक खास फंक्शन को पूरा कर रहे हैं। तो बहरहाल इस कंसेप्ट को हम सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ बात आती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअली मैनेजमेंट है। आप अपने सिस्टम को मैनेज कैसे करते हैं। यकीनन आप अगर इसी कंप्यूटर को देखें तो इसको, इसके कंपोनेंट्स को बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज किया गया है। उसके लिए मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे आपके तमाम दूसरे कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, प्रेफरल डिवाइसेस लगाई जाती हैं। ये सारी चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया गया, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखें तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी उनको बड़े अच्छे अंदाज से मैनेज किया गया है। तो यही चीज़ मैनेज करना, इन कंपोनेंट्स को मैनेज करना उनकी फंक्शनैलिटीज़ के हवाले से, तो ये चीज़ जो है वो हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे हम पढ़ के देखते हैं ये क्या चीज़ है। द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द मैनेजमेंट ऑफ वन और मोर हार्डवेयर एंड एंड सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे स्टूडेंट के एक या एक से ज्यादा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सिस्टम को जब हम मैनेज करते हैं तो ये चीज हमारी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ स्टूडेंट्स ये बात ज़हन में रहे कि हम यहाँ पे जो बात करेंगे एक्चुअली हम अपने कंप्यूटर के हवाले से बात करेंगे। हमने कंप्यूटर में डिफरेंट चीज़ों को मैनेज करना है। आएंगी सारी चीज़ें हमारे सामने। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के हवाले से। द टास्क इज परफॉर्म बाई अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर काम करता है, और मॉनिटर्स सिस्टम है जो सिस्टम की हेल्थ। अब यहाँ सिस्टम की हेल्थ का मतलब ये है कि आपका सिस्टम जो है वो वर्किंग में रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इस चीज को ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चेक करता है। मॉनिटर एंड एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज। अब यह स्टूडेंट्स, मॉनिटर का मतलब ये है कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगे हुए हैं आपके सिस्टम में वो सही काम कर रहे हैं। और दूसरा ये कि एलोकेट सिस्टम रिसोर्सेज। अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क कम है, स्पेस कम है, तो उसको मैनेज करना है। अब ज्यादा हार्ड लगानी है
इसी तरह प्रिंटर एक लगा हुआ और वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसको मैनेज करना है। इस तरह बैकअप बनाए जाते हैं, डेली वर्क जो हो रहा है, लोग मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, उनका बैकअप लेना है। इसी तरह यूजर को परमिशन देनी है, एक्सेस देनी है कि वो डेटाबेस या जितने भी दूसरे रिसोर्सेज हैं उस तक वो पहुंचे, वो ये परमिशन देनी है, एक्सेस देनी है। मैनेज यूजर अकाउंट, ये यूजर के अकाउंट्स को मैनेज करना होता है। स्टूडेंट्स, जहाँ पे सिक्योरिटी होती है और स्पेशली हम बात डेटाबेस की अगर करें तो डेटाबेस तक पहुंचने के लिए जो यूजर्स होते हैं उनको उनके पास अकाउंट होना जरूरी है। या फिर अगर हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क्स पे भी आप देखते हैं कि यूजर होते हैं, वो अपने यूजर अकाउंट और पासवर्ड के जरिए से ही नेटवर्क पे आते हैं और रिसोर्स को यूज करते हैं। तो ये सारा जितना भी ये काम हो रहा है, डिस्क एलोकेट कर, स्पेसेस दी जा रही हैं, बैकअप्स बनाए जा रहे हैं, यूजर को परमिशन दी जा रही है, यूजर के अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं और सिक्योरिटी को मैनेज किया जा रहा है। ये सारा का सारा काम जो है ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। तो ये काम करने के लिए जो है वो आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, स्पेशली जो है वो एक्सपीरियंस्ड और बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज होती हैं जो ये काम करती हैं। तो बहरहाल इसमें और भी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अगर कॉमन टास्क को अगर आप देखें तो इसमें इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना भी इसमें शामिल है। क्रिएटिंग मैनेजिंग यूजर अकाउंट, अगेन वही बात आ गई। इस तरह मेंटेनेंस कंप्यूटर सिस्टम जैसे सर्वर्स है और डेटाबेसेस है, उनको मेंटेन रखना है कि वो काम करती रहें। प्लानिंग एंड प्रॉपरली रिस्पॉन्डिंग टू सिस्टम आउटेज एंड वेरियस अदर प्रॉब्लम्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये चीजें आ गई। प्लानिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप नेटवर्क पे काम कर रहे होते हैं, आप नेटवर्क आपने बनाया हुआ है, आपके सर्वर के साथ 10 बंदे अटैच हैं, 10 बंदे आपके सर्वर में लॉगिन होके वहां से रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं। अब उनको किस तरीके से आपने परमिशन देनी है, किसको कितनी परमिशन देनी है, किसके ऊपर आपने क्या सिक्योरिटी पॉलिसीज अप्लाई करनी है, किसको कितनी प्रिविलेजेस देनी है, ये सारे काम प्लान के हिसाब से चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूजर है वो डाटा सिर्फ इंटर कर सकता है और इससे ज्यादा काम को नहीं करना उसने, तो आप उसको इतनी ही अथॉरिटी देंगे। एक यूजर है वो फाइल्स को चेक कर सकता है, उनको अपडेट कर सकता है, तो आप उसको इतनी परमिशन देंगे। एक यूजर है वो सिर्फ प्रिंट ले सकता है, इससे ज्यादा काम नहीं ले सकता आपके नेटवर्क पे, तो आपको उसकी इतनी ही परमिशन देनी पड़ेगी, आप उसको इतने ही राइट्स देंगे। तो इसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, इसके लिए आपको सोचना पड़ता है, इसके लिए आपको मैनेज करना पड़ता है। तो बहरहाल ये सारे काम जो है वो आपके इस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं और ये सारे काम चलते रहते हैं। तो इन तमाम चीजों को मैनेज करना और लेके चलना, ये सारा काम आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ चीजें हम देखेंगे बड़ी अहम है। जब आप सिस्टम को मैनेज करते हैं तो आपको बहुत सारे और भी काम साथ करने पड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो कहते हैं कि बिल्डिंग अ साइट फ्रॉम द स्क्रैच। इसका मतलब ये है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आम सी चीजों से आप बिल्डिंग बना रहे हैं। मीन आप ये जो सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है, यकीनन इसमें मुश्किल काम होते हैं और काफी सारी स्ट्रगल चाहिए, काफी एफर्ट चाहिए, फिर जाके ये आपके सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है। तो बहरहाल यहाँ पे अगर आप वो कहता है कि जी आप ये जरा मुश्किल काम है, तो उसमें आप क्या मुश्किल काम है यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। थिंक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यू नीड। अब स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में आप ऐसे एम्प्लॉय गए हैं, तो वहां पे आप जो है वो आपके जिम्मे लगाया जाता है कि ये इस नेटवर्क के सिस्टम को मैनेज करो। आप एक नेटवर्क बनाएं जिसमें 10 कंप्यूटर होने चाहिए और उनको आपस में कनेक्ट करो और उनको उन पे जो है वो आपने लोगों से काम करवाना है। अब ये आपके जिम्मे टास्क लगा है। जब ये काम आप करने लगेंगे तो सबसे पहले जिस चीज को आपने सामने रखना है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, वहां जिस इदारे में आप गए, जहां आपकी जॉब हुई है, वहां पे एक इन्वायरमेंट काम कर होता है। वहां पे एक इन्वायरमेंट होता है, वहां पे रिसोर्सेज की लिमिटेशन भी हो सकती है,
वहां पे आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है वो आपका हो सकता है, आपके ह्यूमन रिसोर्स हो सकते हैं, आपकी टेक्नोलॉजी वहां पे जो है वो उसमें शामिल है। आपके पास अगर बाहर से कोई चीज और सोर्सिंग कर रहे हैं वो चीज उसमें शामिल है। मीन आपने अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन के सारे स्ट्रक्चर को सामने रखना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कौन कौन सी सहूलतें मुझे मुयसर है, कौन सी सहूलतें मुयसर नहीं है, कौन सी चीज हम बाहर से ले सकते हैं, बजट कितना है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन की। आपने सबसे पहले उसके बारे में सोचना है, फिर जाके आपने अगला काम शुरू करना है। मसलन आपको कंपनी कहती है जी 10 कंप्यूटर के आप जो है वो नेटवर्क बनाए, तो अब अगर तो वो फाइनेंशियली अच्छी कंपनी है तो आप अच्छे कंप्यूटर ला के लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती तो फिर आप यकीनन अच्छे कंप्यूटर नहीं लगाएंगे, आपको फिर जरा लो कंप्यूटर से काम चलाना पड़ेगा। बहरहाल आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है। एक तो ये जब आप एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, check in with management on the business priorities that will drive implementation priorities। अब स्टूडेंट्स सबसे पहले जो चीज आपने उसके बाद जो चीज आपने देखनी है वो बिजनेस प्रायोरिटीज है। मीन आप जिस कंपनी ने आपको कहा है कि ये नेटवर्क बनाएं, अब वो नेटवर्क बनाने से बिजनेस के हिसाब से फायदा क्या है, मतलब उस कंपनी को बिजनेस में फायदा क्या हो सकता है। मसलन आप देखें, आपने नेटवर्क भी बना लिया, आपने बंदे भी हायर कर लिए, बिठा दिए, काम हो रहा है, लेकिन वो काम ऐसे नहीं हो रहा कि उस कंपनी को बिजनेस में फायदा हो किसी भी वजह से। आपने फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी अच्छी यूज नहीं की, आपने बंदे वो नहीं लेके आए जो एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है, आपका काम सही मैनेज नहीं हो रहा तो बिजनेस में फायदा नहीं हो रहा, तो ये इसका मतलब है आपने सिस्टम को अच्छे तरीके से मैनेज किया ही नहीं है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर काम करूं तो आपको बिजनेस की जो प्रायोरिटीज हैं, जो तरजीहात हैं, उनको सामने रखना पड़ेगा। किससे पहले? जब आप मैनेज करना लगते हैं, जब आप मैनेज करने के लिए आ रहे हैं, और इसमें आप इम्प्लीमेंटेशन प्रायोरिटीज को भी लाजमी देखेंगे। अगर आपने बिजनेस प्रायोरिटीज को देख लिया तो फिर आप जब चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे यकीनन वो चीज आपके जहन में होगी कि मुझे फायदा कैसे पहुंचना है, तो वो फायदा लेने के लिए जब आप बकायदा प्रैक्टिकली काम करेंगे तो वो चीजें आपकी इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगी। बहरहाल ये बिजनेस जो स्ट्रेटेजीज है या बिजनेस जो टास्क तरजीहात है इनको सामने रखना है। प्लान योर नेम स्पेस केयरफुली। अब नेम स्पेस स्टूडेंट्स, ये आपने अगर कहीं आपके सामने चीज गुजरी हो, आपने मैं प्रोग्रामिंग में ये चीज देखी होगी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। क्या कभी ऐसा हुआ आपके सामने? नो सर, ये नहीं गुजरा। नो सर। अच्छा, नेम स्पेस बेसिकली ये एक ना अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये इसमें ना ये ग्रुप होता है जिसमें आपकी क्लासेस होती हैं, इस तरह आपके इंटरफेसेस होते हैं और आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें शामिल होती है। उसका हम एक ग्रुप बना लेते हैं और फिर उस ग्रुप को हम कहीं पे भी अपनी प्रोग्रामिंग में यूज कर लेते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये कि ये एक ग्रुप होता है। अब यहाँ पे वो कहता है प्लान योर नेम स्पेस केयरफुली। नेम स्पेस का मतलब ये है जो जो काम आपने करने हैं अपने इस मैनेजमेंट में, जो जो काम आपने करने हैं उनका एक ग्रुप बनाए और उनको अच्छी तरीके से वाजे कर लें कि मैंने ये काम करने हैं और इसमें मुझे इन चीजों की जरूरत है। वो चीज आप ये जो जो रिसोर्सेज आपको, जो जो टास्क आपको, जो जो इन्वायरमेंट आपको चाहिए, वो सारा आप उसकी बकायदा एक ग्रुप बना लें। कहने का मतलब ये आप उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे उस चीज को सामने रखें, उसके उनको इकट्ठा कर लें, ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर लें, उसके बाद आप जाके आगे प्रैक्टिकली काम करें। ये भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल है। बिल्ड अ रॉक सॉलिड डाटा सेंटर। रॉक सॉलिड डाटा सेंटर का मतलब ये। अच्छा, यहाँ पे अब हमारे काम की बात आ गई स्टूडेंट। डाटा सेंटर ये बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे हमारे सर्वर्स पड़े होते हैं। अब डाटा सेंटर, अब चूंकि अगर आप कोई बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, बहुत ज्यादा डाटा आना है, तो उसके लिए आपके पास एक अच्छा डाटा सेंटर होना चाहिए। मीन सर्वर्स आपके अच्छी जगह पे पड़े होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अच्छी जगह का मतलब ये नहीं है कि अच्छा कमरा होना चाहिए, ये भी चीज जरूरी है, लेकिन आपके सर्वर अच्छे होने चाहिए। अगर आपकी बहुत ज्यादा डाटा की ट्रैफिक है
तो फिर आपको डाटा सेंटर भी अच्छा क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह बिल्डिंग अ रॉक सॉलिड नेटवर्क डिजाइन टू ग्रो। नेटवर्क डिजाइन ये भी इंपॉर्टेंट है। आपने कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया, 10 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया, अब उसमें आप इस चीज को सामने रखें कि अगर मुझे इन द फ्यूचर अगर कहीं इसमें मजीद एडिशन करनी पड़े तो मैं आसानी से उसमें एडिशन कर सकूं, यानी वो आपका नेटवर्क आगे मजीद साइज में बड़ा भी हो सके। ये नहीं है कि आपने अगर 10 लगाए तो बाद में उसमें कोई एडिशन ना हो सके, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उस लेआउट को लें, उस डिजाइन को लें। ये बहुत सारे डिजाइन होते हैं, आपने टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी, तो उन वो डिजाइन लें जिससे आगे फर्दर आप उसको मजीद एक्सटेंड कर सकें। build services that will scale, build services that will scale। स्टूडेंट्स स्केल का लफ्ज इंपॉर्टेंट है। आप जो भी काम करेंगे, जो भी काम आपका हो रहा है, जितना हो रहा है, जितना हो चुका है, उसको आप मैयर कर सकें, उसकी पमाइश कर सकें, उसको जांच सके कि मैंने जो काम अब तक किया है क्या मैंने ठीक किया है या नहीं किया। इसके लिए भी आपके पास कुछ सर्विसेज होनी चाहिए जिससे आप अपने काम का सही अंदाजा लगा सकें। बिल्ड अ सॉफ्टवेयर डिपोट or at least plan a small dictionary hierarchy that can grow into a software depot। स्टूडेंट्स डिपोट का मतलब ये है आपने फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर आप यूज करते जा रहे हैं, तो आज आपने सॉफ्टवेयर कौन सा यूज किया, अब कल आप इन द आफ्टर 3 मंथ्स आपको हो सकता है वो सॉफ्टवेयर आपके काम का ना रहे, आपको फर्दर कोई और सॉफ्टवेयर लेना पड़े। तो इसके लिए ये चीज जो है ना, ये आपको मैनेज करनी, ये आपको पहले से सोचनी है। जैसे आप देखते हैं विंडो 98 थी, उसके बाद विंडो एक्सपी आई, फिर अब 7 है, 7 तो अब भी यूज हो रही है। ये अब विंडो 98 विंडो एक्सपी ये अब चली गई, अब उनकी जरूरत नहीं रही, वो चली गई। तो ऐसे आप लोग आपको भी सोचना है कि जो मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ इन द फ्यूचर मुझे इनकी रिप्लेसमेंट के लिए क्या काम करना पड़ेगा। बहरहाल ये सारी चीजें आपको सोचनी है। इस्टैब्लिश योर इनिशियल कोर एप्लीकेशन सर्विसेज। अब बेसिक आप जो अपनी एप्लीकेशन से काम लेना चाह रहे हैं ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने एप्लीकेशन से क्या काम लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑथेंटिकेशन है, ऑथराइजेशन है। ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन स्टूडेंट्स ये चीज है कि मैंने किस किस बंदे को क्या क्या परमिशन देनी है कि मेरे इस नेटवर्क के ऊपर आके वो रिसोर्सेज को यूज करेगा, किन किन रिसोर्सेज को यूज करेगा, किस तरीके से यूज करेगा, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है। डेस्कटॉप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है। डेस्कटॉप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट का मतलब ये है स्टूडेंट्स, आप किस बंदे को जब कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो उसने किस तरीके से करना है, वो किस तरीके से वो काम करे, इसके लिए भी आपको ये सोचना पड़ेगा। मसलन आप एक बंदे से कह रहे हैं कि आप डेटाबेस में से डाटा उठा के जस्ट उसकी रिपोर्ट क्रिएट करें, आपको तो बताना पड़ेगा कि ये काम आपने ऐसे करना है। ये सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ईमेल के काम है, जैसे फाइल आपके सर्विसेज है, बैकअप वगैरह आप क्रिएट करते हैं। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स, ये भी आपके सामने शायद फर्स्ट टाइम लफ्ज आया हो। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आप सिंपली नेटवर्क को केबल लगा के उनको, कंप्यूटर को केबल लगा के उनको आपस में जोड़ दे तो ये आपका नेटवर्क नहीं बनता। उसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है, कुछ इंपॉर्टेंट टास्क हैं जो आपको करने पड़ते हैं, उनकी सेटिंग करनी पड़ती है। आसान लफ्जों में उस नेटवर्क की आपको केबलिंग लगाने के बाद सेटिंग करनी पड़ती है जिसमें आप आईपी एड्रेसेस लगाते हैं, आप फाइल्स को शेयर करते हैं, आप परमिशन सेट करते हैं, बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा काम है जो आपको करना पड़ता है, फिर जाके आपका नेटवर्क बनता है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती है। प्रिंटिंग है, रिमोट एक्सेस है, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ग्रोइंग अ स्मॉल साइट। अब स्टूडेंट्स आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, आगे चले हैं, आपने इससे आगे क्या काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहा है कि प्रोवाइड अ हेल्प डेस्क। स्टूडेंट्स ये हेल्प डेस्क एक ऐसा टूल है जो कस्टमर की कम्युनिकेशन को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज करता है और इफेक्टिवली उसको मैनेज करता है। मतलब आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, यकीनन आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं। जैसे आपने एक नेटवर्क बनाया, तो नेटवर्क बनाने का मतलब मकसद तो कुछ होगा ना उस कंपनी का, और वो अपने कस्टमर जो उस कंपनी के कस्टमर है उनको ऑनलाइन एक्सेस देना चाह रही है। तो जितने भी कस्टमर आ रहे हैं आप उसके लिए हेल्प डेस्क जो है वो मैनेज करें। मीन उनकी जो कम्युनिकेशन आपके साथ होनी है उसको अच्छे अंदाज से मैनेज करें। मतलब कहने का ये, एक तो ये करें। इस्टैब्लिश चेकलिस्ट फॉर न्यू हायर्स। अगर उस कंपनी में कोई नए बंदे आए हैं या आपने नेटवर्क में कोई नए बंदे आपने अपॉइंट किए हैं, उनकी चेकलिस्ट बनाए।
आपने कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप आपने नए खरीदे या कोई सर्वर नए खरीदे, उनकी चेकलिस्ट बनाए। कंसिडर द बिजनेस ऑफ द नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। अब आप ये भी देखें कि आप जहां पे आपका नेटवर्क काम कर रहा है उस सेंटर में आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है, ये भी आपने सोचना है। थिंक अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड होम यू नीड टू हायर। अब यहाँ अगेन वही बात आ गई, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचें कि वो कितने बंदे अफोर्ड कर सकती है और आपने कितने बंदों को, नए बंदों को आपने लेके आना है इस काम के अंदर, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आप सारी चीजें हम देख रहे हैं मैनेजमेंट के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। इसी तरह मॉनिटर सर्विसेज फॉर बोथ कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब वही बात आ गई कि आप कोई भी काम करवा रहे हैं अपने उस नेटवर्क में, आप कोई भी काम करवा रहे हैं तो वो काम आप किस हद तक करवा सकते हैं और उस काम के होने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, उस काम को करवाने के लिए आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ये सारी चीजें आपको सोचनी है, इनको मॉनिटर करना है, इनको देखना है। बहरहाल ये सारी चीजें आपके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इनका तल्लक है। अच्छा, यहाँ पे गोइंग ग्लोबल, अब आपका काम जरा और बढ़ गया है, आपने नेटवर्क भी बना लिया, उसकी तमाम चीजों को देख लिया, अब आपका काम उससे ज्यादा आगे बढ़ा है। जैसे गोइंग ग्लोबल का मतलब ये है कि आप अब और दूसरे बाहर के लोगों से आपका तल्लक है, उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। डिजाइन योर वाइड एरिया नेटवर्क, अपने वाइड एरिया नेटवर्क आर्किटेक्चर को डिजाइन करें। ये जानते हैं आप वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? सर मतलब सर ऐसा नेटवर्क जो ज्यादा इलाके में एक्सेस किया जा सके। मसलन? सर मसलन के इंटरनेट। हाँ बिल्कुल ठीक है, इंटरनेट। सर डिफरेंट कंट्रीज में। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अब ये यहाँ पे क्यों ये लफ्ज आया, इसलिए कि आपने अपना नेटवर्क बना लिया, अब जब आपके कस्टमर बढ़ेंगे तो आपका यकीनन ये नेटवर्क भी बढ़ेगा। तो जब नेटवर्क बढ़ रहा है जी तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि अपने नेटवर्क को वैन साइड की तरफ लेके आए, मतलब उसको वो स्ट्रक्चर दें जो वाइड एरिया नेटवर्क का स्ट्रक्चर है, ये आपको सोचना पड़ेगा। जी इस तरह अब इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, ये कार्डिनल रूल्स हैं, यानी स्केल, स्केल एंड स्केल। स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं कि स्केल का मतलब क्या है। आप कोई भी काम कर रहे हैं उसकी जांच पड़ताल रखें, उसको देखें कि मैंने जो काम किया है किस हद तक ठीक किया है, कितना सही किया है, क्या मैं जो काम करना चाह रहा हूं उस हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा। इन रूल्स को नहीं भूलना, अगर इसको भूल जाएंगे आप अपने असली मकसद से ही हट जाएंगे। आप जो टारगेट अचीव करना चाहते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको ये लाजमी शुरू से ही आपको देखते रहना है कि मैं जो काम कर चुका हूं क्या मेरे मतलूबा रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, ये चीज आपको देखते रहना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट चीज आ गई, ये एक GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। स्टूडेंट्स ये बरतानिया में ये ग्रीनविच एक जगह है जहाँ पे ये टाइम क्लॉक लगा हुआ है। ये टाइम क्लॉक जो है वो पूरी दुनिया में ना इसको चेंज नहीं करना पड़ता, ना इसको चेंज किया जाता है। वजह वजह ये है, अच्छा कभी हमने ये गौर किया कि फॉर एग्जांपल इस वक्त हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में 11:30 है और सऊदी अरब में इस वक्त क्या टाइम होगा, मीन 10 का हो सकता है या 9 का हो सकता है, 9 का हो सकता है, मतलब वहां पे 9 का है, हमारे पास 11:30 का है। अब ये हमें 11:30। पता कैसे चला, ये हमें कैसे पता चला कि मीन अब हमारे पास तो 11:30 है, अब सऊदी अरब में वहां पे 9 का है, तो ये जो डिफरेंस है ये हमें पता कैसे चला, ये हमें इस ग्रीनविच मीन टाइम के जरिए से पता चला। ये बरतानिया में एक क्लॉक लगा हुआ है जो अपने टाइम को चेंज नहीं करता। इस टाइम को देख के आपके जो वर्ल्ड है उसकी ज्योग्राफिकली उसको डिवाइड किया गया है और उसके हिसाब से फिर जो है वो ये टाइम एडजस्ट किए गए। तो बहरहाल ये वो ये कहना चाह रहा है कि आप स्टैंडर्डाइज्ड सर्वर टाइम ऑन ग्रीनविच मीन टाइम के हिसाब से आप उसको करें। क्यों क्यों करें,
कि आपको दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी बंदा लॉगिन होगा तो आप उसको उसी के उस टाइम के हिसाब से देख रहे होंगे, उसके टाइम के हिसाब से देख रहे होंगे। ये नहीं है मसलन फॉर एग्जांपल अब इस वक्त तो हम तो चले पाकिस्तान में बैठे थे 11:30-12 बजे तक पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अब एक बंदा किसी और कंट्री में बैठा हुआ है और वहां पर वो इस वक्त जो है वो अवेलेबल ना हो आपके पास, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब अगर आप अपने सर्वर को इस टाइम के हिसाब से मैनेज करेंगे तो फिर उस बंदे को भी पता होगा कि मैं किस वक्त जो है वो इस टाइम के हिसाब से मैं किस वक्त उनके साथ कनेक्ट हो सकता हूं। तो बहरहाल अपने सर्वर को आप इस टाइम के हिसाब से मैनेज करें। किस लिए? टू मैक्सिमाइज लॉग एनालिसिस। ये जितने भी लॉग इन होते हैं स्टूडेंट, उनके लिए लॉग फाइल बनती है, ये मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहरहाल जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आपके सर्वर में लॉग इन हो रहे हैं और आपके सर्वर को यूज कर रहे हैं, आपके नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, उनकी तादाद को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज किया जा सके, इसके लिए आपको ये टाइम जोन सेट करना पड़ेगा। मेक श्योर दैट यूर हेल्प डेस्क रियली इन 24/7 में आप देखते हैं कि ये 24 आवर्स जो है वो, और इस तरह 7 वीक्स हैं आपके, तो ये उस हिसाब से आपका जो हेल्प डेस्क है, जिसको आपने देखा कि वो कस्टमर की कम्युनिकेशन को बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है, ये आपका काम चलते रहना चाहिए, यानी में 24 घंटे पूरे हफ्ते चलता रहना चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर आ गई तो फिर आपका काम नहीं चलेगा, फिर आप एज ए गुड मैनेजर नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह रिप्लेसिंग सर्विसेज, अब बाज दफा स्टूडेंट्स आपको अपने नेटवर्क के ऊपर जो है वो कहीं कोई चीज हटानी भी पड़ सकती है, कहीं कोई चीज लगानी भी पड़ सकती है, कहीं ये भी हो सकता है कि आप पहले डिपेंडेंट थे, अब आप उस पर इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। तो बहरहाल ये भी आपकी जिम्मेदारी है इस सिस्टम को मैनेज करने के लिए कि बी कॉन्शियस ऑफ द प्रोसेस, जितने भी काम चल रहे हैं उनको बड़े गौर से देखते रहें। फैक्टर इन बोथ नेटवर्क डिपेंडेंसीज एंड सर्विसेज डिपेंडेंसीज इन ट्रांजिशन प्लान। वही बात आ गई कि जब भी आपकी सर्वर के आपके नेटवर्क के ऊपर बर्डन आएगा, काम चलेगा, ट्रांजिशन होगी, तो आपके नेटवर्क की डिपेंडेंसीज किस पे है और आपकी सर्विसेज की डिपेंडेंसीज किस है। पहले हम बात कर लेते हैं नेटवर्क डिपेंडेंसीज। स्टूडेंट्स यकीनन नेटवर्क के लिए आपको प्रोटोकॉल्स की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अभी एक प्रोटोकॉल आ रहा है, हम उस पर बात कर लेते हैं। अब ये प्रोटोकॉल जो है वो हमारे नेटवर्क के लिए लाजमी है, हमारा नेटवर्क इन पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह ये भी हो सकता है कि आपको जो नेट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपको जो आईएसपीज जो नेट आपको देते हैं, आप उन पे भी डिपेंडेंट है, हमारा नेटवर्क उन पे भी डिपेंडेंट कर रहा है। एक तो ये डिपेंडेंसीज होगी। दूसरा आपके पास है सर्विस डिपेंडेंसीज। आपकी सर्विसेज, आप जो सर्विसेज कस्टमर को दे रहे हैं, जो सर्विसेज आप कस्टमर को दे रहे हैं, यकीनन आप वो सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना आपकी मजबूरी है, आप उनको दे रहे हैं। अब एक कस्टमर आपसे कोई सर्विसेज प्रोवाइड रिक्वायर कर रहा है तो आपको वो देनी पड़ेगी। अब ये नहीं हो सकता कि एक कस्टमर आपसे कोई सर्विस रिक्वायर्ड करता है और आप आगे से कह दें नहीं जी हम ये नहीं कर सकते, तो इस सूरत में तो आपका वो काम नहीं चलेगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। आपकी सर्विस की भी डिपेंडेंसीज है। इस तमाम चीजों के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अच्छा, जैसे यहाँ पे उन्होंने एक बात की, मैनेज योर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल लीज टाइम टू ऐड द ट्रांजिशन। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने अभी कहा कि आपका नेटवर्क भी डिपेंडेंसीज होती हैं। तो ये डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो है, ये बेसिकली आप जो कोई भी आपके नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगा, उसको एक आईपी एड्रेस असाइन किया जाएगा। या चलिए उसकी हम बात नहीं करते, हम अपने मोबाइल को नेट किसी भी स्पेशली हम नेट से कनेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैसेज आता है ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस आपको असाइन किया जा रहा होता है, ये इस प्रोटोकॉल के जरिए से दिया जा रहा होता है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डीएचसीपी। ये जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होती हैं, ये उनको आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। ये आईपी एड्रेस आप जानते होंगे, ये कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। अगर ये आईपी एड्रेसेस ना हो तो आपकी कम्युनिकेशन नेट के ऊपर नहीं हो सकती। बहरहाल, तो इन तमाम चीजों को भी आपको मैनेज करना है, इनको भी आपको देखना है, साथ लेके चलना है।
और ये ट्रांजिशन के हिसाब से आपका काम। अच्छा, यहां उन्होंने बात की है लीज टाइम टू एड द ट्रांजिशन, लीज टाइम्स टू एड द ट्रांजिशन। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है ये। डीएचसीपी को जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम बता देते हैं कि मैंने कितने कस्टमर को ये आईपी एड्रेसेस कहां से लेके कहां तक मैंने देने हैं, ये आप इसमें मेंशन कर देते हैं, इस प्रोटोकॉल के अंदर मेंशन कर देते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल आप करते हैं कि मैं 100 बंदे को आईपी एड्रेसेस असाइन करूंगा, तो आप 100 को ही असाइन कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मेरी ट्रांजिशन ज्यादा है, तो फिर आप उसके हिसाब से ही आईपी एड्रेसेस की ये जो बाउंड्री है या ये जो आप रेंज है उसको मेंशन करें। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो ये सारे काम स्टूडेंट्स आप इसमें करेंगे। यहाँ एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि मैनेज यूर डीएनएसए टाइम टू लिव। अच्छा, डीएनएसए ये भी आप, अच्छा ये जानते हैं ये डीएनएसए क्या होता है? नो सर, इसका नहीं पता। अच्छा, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम ये बेसिकली एक सर्वर है, ये एक सर्वर है। अच्छा, सर्वर मैं आपको जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि सर्वर जो है वो सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये डोमेन नेम सिस्टम जो है ये बेसिकली एक सर्वर है। अब इसका काम क्या है? इसने डोमेन्स को मैनेज करना है, डोमेन्स को मैनेज करना है। स्टूडेंट्स डोमेन में मैं आपको शॉर्टली बता दूं, जैसे आप पेपर देते हैं और उसमें आप के मार्क्स 1 से लेके 100 तक होते हैं, तो आप ये 1 से लेके 100 तक ही मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, इससे ना ऊपर जा सकते हैं ना नीचे आ सकते हैं, ये आपकी डोमेन है। इसी तरह जो आपके नेटवर्क बनते हैं स्पेशली इंटरनेट पे भी डोमेन्स होती हैं। जैसे आपने ये एक साइट का नाम मैं आपके सामने बोलता हूँ कि www.bzu.edu.pk। अब इसमें www तो ये आपकी वर्ल्ड वाइड वेब है, ये आप जानते हैं। उसके बाद bzu इस साइट का नाम है और .edu.pk। अब .edu और pk ये दो डोमेन्स हैं। edu मेन डोमेन है और pk सब डोमेन है। तो सॉरी, edu सब डोमेन है और pk मेन डोमेन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो bzu की साइट ले रहे हैं, ये आप edu एजुकेशन की डोमेन में पड़ी है और ये एजुकेशन की जो डोमेन है ये पाकिस्तान की डोमेन में है, ये इस बाउंड्री में है। तो ये जो डोमेन होती हैं, इन डोमेन को मैनेज करने के लिए हमें डीएनएस की जरूरत पड़ती है। अब ये डीएनएस जो है ये इसको इस तरीके से आपको रखना पड़ेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारे कस्टमर जो है वो तो आप जानते हैं कहीं से भी आपको एक्सेस करते हैं, तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा कस्टमर हमारा कहाँ से आया है और किस एरिया से तल्लक रखता है। ये इसलिए जो है वो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो फिर आपको बहरहाल आपको इस डीएनएस को मैनेज करना पड़ता है उसकी डोमेन के हिसाब से। ये आपकी स्पेशली जो आपकी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपके विंडो सर्वर 2003 है, विंडो सर्वर 2012 है, अब तो 16 की भी आ गया है। तो ये सारे आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर ये सर्वर्स पड़े होते हैं और ये काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने बात की टाइम टू लिव। इसका मतलब ये है कि आपका जो मैकेनिज्म है ऐसा होना चाहिए कि इसका जो लाइफ स्पैन है या इसका जो लाइफ टाइम है डाटा का, वो ऑल टाइम चलता रहना चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आपका डाटा किसी वक्त अवेलेबल हो और किसी वक्त अवेलेबल ना हो। नहीं, आपका वो आपके पास वो अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे उसने यही बात की, लाइफ टाइम द डाटा इन द कंप्यूटर नेटवर्क, ये आपका जो है वो होना चाहिए। तो ये एक तो ये चीज आपको। अब स्टूडेंट्स मूविंग ए डाटा सेंटर, आप डाटा सेंटर की तरफ आ जाए, उस पर आपको क्या काम करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स? थक तो नहीं गए? नो सर, सर आज थके इतना ही नहीं रहने दे। हाँ जी, सर, थके सर आज नहीं मैं कह है। रही हूँ इतना ही रहने दे। मुझे लगता है थक गए आप। सर निदा थक गई है, मेरा सर मसला एक्चुअली ये ना है ना। हाँ जी, सर सुबह भी पेपर था ना, तो मैं साहिवाल भी पेपर देख के आई हूँ, तो इसलिए वो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। हाँ जी। पेपर किस चीज का था? अच्छा जी, सर वो दरअसल होगी थी ना। हाँ जी। अच्छा, ये देखिए, मूविंग ए डाटा सेंटर के अब हम डाटा सेंटर की तरफ आते हैं। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? डाटा सेंटर में आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे आपके सर्वर्स पड़े होते हैं और ये स्पेशली डाटा सेंटर का जो कंसेप्ट है वो इसलिए होता है कि जब बड़े बहुत ज्यादा डाटा जो है वो कहीं ऑर्गेनाइज करना है,
उसके लिए आपको ये डाटा सेंटर क्रिएट करने पड़ते हैं। तो बहरहाल इसमें क्या करना है आपको, शेड्यूल विंडोज अनलेस everything is fully redundant and you can move first half of the redundant pair and then the other। अब स्टूडेंट्स redundant आप जानते होंगे कि अच्छा क्या कंसेप्ट है इसका बताइएगा प्लीज। सर मतलब कुछ बहुत ज्यादा ना कॉपी हो जाती है। हाँ, ये बहुत ज्यादा कॉपी का इसका नहीं है, जहां पे कोई चीज कॉपी होती है उसको रिडंडेंसी का नाम दिया जाता है। अच्छा, यहाँ वो ये कहना चाहता है कि फॉर एग्जांपल आपका बहुत ज्यादा डाटा है और बार बार कोई चीज आ रही है, बार बार आपके सामने कोई चीज आ रही है, ट्रैफिक चल रही है, आपकी डाटा आपके पास आ रहा है, बार बार कोई चीज आ रही है, तो आप उस तरफ जरूर तवज्जो दें। ये ना हो कि एक चीज जो है वो एक ही जगह सारी चीजें पड़ी रहें और जब उनको क्यूरी किया जाए, उनको लिया जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाए। तो अगर कोई चीज आ रही है ऐसी बार बार आ रही, तो उनको कैटेगराइज कर दें, उनको सेपरेट सर्वर्स के ऊपर आप उनको रख लें ताकि आप आसानी से जो है वो उनको मैनेज कर सकें। तो ये इस रिडंडेंसी को खत्म करना है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो है वो उनको करें। उसके बाद मेक श्योर दैट द न्यू डाटा सेंटर इज प्रॉपरली डिजाइन फॉर बोथ करंट यूज एंड फ्यूचर एक्सपेंशन। वही बात आ गई कि आपने जो डाटा सेंटर क्रिएट किया है, इसको बनाया है, क्या इसके ऊपर जो अभी ऑपरेशन हो रहे हैं क्या वो हो सकते हैं, और इन द फ्यूचर अगर उस पर कोई नए ऑपरेशन करने पड़ जाएंगे तो क्या उसमें हम कोई इजाफा कर सकते हैं। ये चीज जो है वो आपको सोचनी है। मतलब अपने डाटा सेंटर के ऊपर मौजूदा सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, या अगर इन द लॉन्ग रन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ऑपरेशन भी नए नए करने पड़ेंगे, तो क्या वो हो सकते हैं, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। बैकअप एवरी फाइल सिस्टम ऑफ एनी मशीन बिफोर इट इज मूव। अब अगर आपके नेटवर्क में या आपके स्पेशली जो सर्वर आपने लगाया हुआ है, मशीनें लगाई हुई हैं, किसी को हटाना पड़ता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उसका डाटा को बैकअप कर लें, क्योंकि डाटा आपका इम्पोर्टेंट एसेट है, उसको बैकअप कर लें, उसको कॉपी करके रख लें। परफॉर्म अ फायर ड्रिल ऑन योर डाटा बैकअप सिस्टम। अच्छा, ये यहाँ पे फायर ड्रिल का मतलब ये है कि आप बड़ी अहम जो चीजें हैं उनको जरूर निकाल लें, जो आपके सर्वर में जो डाटा पड़ा हुआ है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको जरूर देखें। आपने जो बैकअप लिया है उनको भी जरूर देख लें, कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई। यानी आप जो डाटा है उसको अच्छी तरीके से आपने देखना है, कोई इंपॉर्टेंट डाटा रहने नहीं देना। एक ये चीज, डेवलप टेस्ट केस बिफोर यू मूव। अच्छा, मूव का मतलब ये है, मतलब आप फॉर एग्जांपल एक डाटा सेंटर से आपको किसी ने कहा जी नहीं अब हम ये तो जगह छोड़ रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, या ये कमरा छोड़ के हम किसी और जगह अपने डाटा सेंटर को लेके जा रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो इन तमाम चीजों को जरूर देखना है। अच्छा, उसमें उसने कहा है कि टेस्ट केसेस, डेवलप टेस्ट केसेस। अच्छा, टेस्ट केसेस का मतलब